हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022। देखिए, 1991-92 में खेल के क्षेत्र में एक पुरस्कार देने की बात कही गई थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम से शुरू किया गया था। उसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 91-92 में शुरू किया गया था। उस समय 7.5 लाख रुपया दिया जाता था पुरस्कार स्वरूप और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देश का खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार था। या हाई भी कह लीजिए, सर्वोच्च पुरस्कार है। लेकिन अगस्त 2021 में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह जानकारी दी गई कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है मेजर ध्यानचंद को। इन्होंने देश को कई गोल्ड मेडल दिलाए हैं हॉकी के माध्यम से। तो हॉकी के जादूगर के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम बदला गया 2021 में। इसमें प्रशस्ति पत्र के साथ जो राशि दी जाती है, अब दिया जाता है 25 लाख रुपया। यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, इस पे आकलन कौन करता है कि किसको दिया जाए। किसी भी खिलाड़ी के पिछले 4 साल के पिछले 4 साल के उत्कृष्ट योगदान के लिए या खेल के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। अब किसको चुना जाए, तो इसके लिए एक समिति होती है। उस समिति में कई सदस्य होते हैं और सभी के माध्यम से उस व्यक्ति का नाम सुझाया जाता है। उसके बाद में इसकी घोषणा की जाती है। इस बार समिति कौन अध्यक्ष था, तो इस बार समिति के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर। A.M. खानविलकर, इनकी अध्यक्षता में चुनाव समिति ने सभी खिलाड़ियों के नाम को चुना, सुझाया और उसके बाद में युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने इसकी घोषणा किया। तो इस बार
जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है वो टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल अचंता, शरत कमल अचंता को दिया गया है। और अर्जुन पुरस्कार के लिए 25 खिलाड़ी को चुना गया है, साथ ही द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया गया है और लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए भी पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, अब युवा और कार्य खेल मंत्रालय ने वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा की। न्यायमूर्ति एम खानविलकर की अध्यक्षता में चयन समिति ने नाम पर विचार करके चयनित किया। वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल अचंता को दिया गया। इसमें 25 लाख रुपया और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 25 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। ध्यान रहे कि अर्जुन पुरस्कार भी जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है यह पुरस्कार कोच को दिया जाता है, खिलाड़ी को नहीं मिलता है। ये पुरस्कार कोच को मिलता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार राज सिंह को दिया गया, विमल प्रफुल्ल घोष को दिया गया और दिनेश जवाहर लाड को लाइफ टाइम श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार पिछले 4 वर्ष के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए या उसके आधार पर दिया जाता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। देखिए 16 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। 16 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? 1966 में प्रेस के लिए एक परिषद बनाया गया था, भारतीय प्रेस परिषद। भारतीय प्रेस परिषद बनाया गया था और ये बनाया गया था भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1965 के तहत 1965 के तहत बनाया गया था। यानी कि अधिनियम 1965 में बना था और भारतीय प्रेस परिषद जो है वो 16 नवंबर 1966 को बनकर तैयार हुआ था। इसी डेट को ध्यान में रख करके प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। बाद में 1978 में संसद ने इनमें संशोधन किया और संशोधन करने के पश्चात एक अधिनियम बनाया। उस अधिनियम के तहत 1979 में एक अर्ध न्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया। एक अर्ध न्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया। ऐसा क्यों किया गया? जब भारतीय प्रेस परिषद था ही तो उसको बाद में अर्ध न्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण क्यों बनाया गया? क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता हमारे संविधान में नहीं दिया गया था, हमारे संविधान में नहीं था, पहले नहीं था। अर्ध न्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण 1979 के बाद हो गया। कैसे हुआ
ये जान लीजिए कि इस परिषद में जो अर्धन्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण है, इसमें एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं। 28 सदस्य और एक अध्यक्ष होते हैं। अब हमारे संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता अगर नहीं था तो हमें किस तरह से लोकतंत्र का, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कैसे माना जाता था? तब सुप्रीम कोर्ट ने और संसद के बनाए हुए प्राधिकरण ने ये बात सामने रखा कि हमारे फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, के अनुच्छेद 19 के क्लाज 1 के सब क्लाज का में एक बात कही गई है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी फंडामेंटल राइट के अनुच्छेद 19 के क्लाज 1 के सब क्लाज का में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कही गई है। इसी में कहा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। निहित है। किसी को बोलने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, संगम बनाने का अधिकार, ये सब अनुच्छेद 19(1) के सब क्लास का खा गा में ऐसे दिया गया है। तो सब क्लास का में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उसी में कहा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता निहित है, यानी प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार के तहत अब मीडिया स्वतंत्र रूप से अपनी बात को रख सकती है और उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसे मानना होगा। यानी 16 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है और यह प्रेस आयोग के सिफारिश पर 16 नवंबर 1966 में भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी और इस परिषद की स्थापना भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1965 के तहत किया गया था। बाद में संसद के एक अधिनियम 1978 के तहत 1979 में अर्धन्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। परिषद में एक अध्यक्ष होते हैं और 28 सदस्य होते हैं। अगला पॉइंट है पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास का सी विजिल अभ्यास। सी विजिल के नाम से ही किस तट का होगा, समुद्र का होगा। देखिए भारत का जो तटीय सीमा है 7,516 पॉइंट समथिंग किलोमीटर है और इसकी रक्षा के लिए हमें कई प्रकार के नियम विनियम बनाने होते हैं। 26/11 का जब हमला हुआ था मुंबई पे, तो हमारे पास कई ऐसी व्यवस्थाएं थीं जो कमज़ोर थीं और हम अपने तट की रक्षा बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद हमने कई प्रकार के संशोधन किए। 2008 में हमला हुआ था मुंबई पे। कई प्रकार के संशोधन करने के बाद में 2018 से हम सी विजिल अभ्यास करते हैं और इस बार जो 2022 में किया जा रहा है, 2022 में ये तीसरा संस्करण है। तीसरा संस्करण है। तो हम अपने समुद्री तट की सुरक्षा के लिए
हमने तटीय रक्षा अभ्यास यानी कि पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 22 का आयोजन किया। 15-16 नवंबर को पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल का आयोजन किया गया और यह तीसरा संस्करण है। 2018 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था, उसके बाद यह 2022 में तीसरा संस्करण है। यानी पहली बार 2018 में और फिर 2022 में ये तीसरा यानी थर्ड संस्करण है। अगला पॉइंट है डिजिटल शक्ति अभियान 4.0। देखिए, महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए उन्हें जागरूक बनाने के लिए सहयोग करना, डिजिटल रूप में उन्हें तैयार करना, इन सभी चीज़ों के लिए ध्यान में रख करके जून 2018 में डिजिटल योजना शुरू किया गया था। डिजिटल योजना या कह सकते हैं डिजिटल शक्ति योजना शुरू किया गया था। उसके बाद से क्रमशः इसे आगे नवीनीकरण करते हुए बढ़ाया गया है। 2022 में इसे चौथा संस्करण शुरू किया गया 4.0 के रूप में। इसमें क्या किया गया है कि स्पेस में यानी अंतरिक्ष में महिलाओं को और लड़कियों के लिए आगे बढ़ाने का और उन्हें जागरूक करने का, उन्हें स्थान दिलाने के लिए अलग प्रकार से कार्य किया गया है और इसे लॉन्च किया गया है डिजिटल शक्ति अभियान 4.0। राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर स्पेस में महिलाओं और बालिकाओं के डिजिटल रूप में सशक्त बनाने के लिए और उन्हें कौशल प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय अभियान या परियोजना डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 लॉन्च किया है। कौन लॉन्च किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। किसके द्वारा सहयोग से? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से लॉन्च किया है। साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से लॉन्च किया है। डिजिटल मोर्चे पर जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं की मदद करने के लिए जून 2018 में डिजिटल शक्ति की शुरुआत किया गया था। अभी तक 3 लाख से ज़्यादा महिलाओं को जागरूक किया जा चुका है। इस योजना के तहत महिलाओं को जागरूक किया जा चुका है। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारे 4 सुर्खियाँ। मैं अपनी क्लास को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।